एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये कुंडली आई है मेरे पास पुणे महाराष्ट्र से। 7 अक्टूबर 1968 इनका डेट ऑफ बर्थ है। सुबह 7:30। अगर आप लोग भी इनकी कुंडली बनाना चाहते हैं तो जरूर ही इनकी कुंडली देखें और समझें कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही मैं आपको इनकी कुंडली के चंद्रमा पे लेके आता हूँ। इनकी कुंडली बनी है तुला लग्न की, लग्नेश लग्न में भाग्य भाव के अधिपति के संग। अब जरा सोच के देखिए कि शुभ ग्रह का लग्न बना और शुभ ग्रह के अधिपति जन्म कुंडली के लग्न में बैठ गए। भाग्य और लग्न का योग लग्न में ही हो रहा है। लग्नेश और भाग्येश की युति जब जन्म कुंडली के लग्न में हो जाएगी तो व्यक्ति वस्तुतः किसी का बुरा नहीं चाहता है और वो अपने से ज्यादा दूसरों की मदद करना चाहता है। वो अपनी परिस्थिति तुरंत भूल जाए और अनुभव इतना बढ़िया कि किसी भी क्षेत्र में उसको कोई उसकी कलाई नहीं पकड़ सकता। सुंदरता, व्यापकता, दृष्टिकोण, चीज़ों को समझने का तरीका, देखने का नज़रिया, व्यवहार कुशल होना और धर्मज्ञ होना। क्यों धर्मज्ञ होना? क्योंकि धर्म का अधिपति लग्न में बैठा है। धर्म के कारक मित्र के साथ मित्र की राशि में एकादशवें भाव में पंचम भाव पे उनकी बड़ी अच्छी दृष्टि जा रही है। इस वजह से व्यक्ति क्रिएटिव, ज्ञानी, गुणी, बुद्धिमान और सुखी होता है। लेकिन संतति के कारण कई बार मतभेद या संतति प्राप्त करने में दिक्कत या कई बार संतति किसी दूसरे के पाले में चली जाती है या विवाह में कई बार मतभेद की स्थिति भी बनती है। यहाँ जन्म कुंडली में शुक्र और बुध की स्थिति सप्तम भाव पे और एक शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ गई। इसका अर्थ है कि इस कुंडली में विवाह टूटने का कोई योग नहीं है, पर वस्तुतः इनका विवाह परेशान है। अब कारण, यहाँ पे राहु, मंगल और केतु सबका प्रभाव जन्म कुंडली के नवांशा के केंद्र में और गुरु और बुध यहाँ द्वितीय भाव में बैठे हैं। एक पक्षीय संबंध कई बार ये बनता जा रहा है। जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शुक्र, चंद्रमा और शनि का प्रभाव और उस पे मंगल की दृष्टि और नवम भाव में चंद्रमा की राशि में बैठे हैं सूर्य, जहां व्यक्ति के टफ रिलेशनशिप को दिखाते हैं। धार्मिकता बड़ी अच्छी है, दार्शनिकता बहुत अच्छा है, दृष्टिकोण बड़ा बढ़िया है, पर सिर्फ एक व्यक्ति का अच्छा है, इनका अच्छा है, सामने वाले का उतना ही बुरा कई बार होते देखा जाता है। या फिर सामने वाला दूसरों के प्रभाव में आकर के अपने दाम्पत्य को स्वयं बिगाड़ लेता है। बात करते हैं इनकी कुंडली में पंचांग में। अश्विन माह में जन्मे होने से व्यक्ति बड़ा ही सुंदर बुद्धि का है और बहुत ही परिष्कृत है। दक्षिणायन में जन्मे होने से कारोबार में, व्यवहार जगत में, आत्मविश्वास में, स्वास्थ्य में, आयु में कई बार रोगों की अधिकता देखी जाती है। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ा आलसी होता है और उतना साफ नहीं रहता। सोमवार को जन्मे होने से, अब सोमवार बड़ा बढ़िया वार हो जाएगा। इनकी कुंडली के दशम भाव के अधिपति चंद्रमा होते हैं और जा करके छठे भाव में बैठे हैं और छठवें भाव के अधिपति एकादशवें भाव में बैठे हैं सप्तमेश के संग। जरा गौर करिए तो जो इस पंचम भाव पे गुरु और मंगल की जो दृष्टि जा रही है, इसमें से एक मारकेश होता है और दूसरा रोगेश होता है। तो रोग और मारक भाव के स्वामी ने जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख लिया। इस वजह से वो प्रेम, वो रिकॉग्निशन, वो जो लोगों के बीच का अटेंशन होता है वो व्यक्ति को उतना नहीं मिलता है या उसमें कई बार हमें परेशान होते उससे देखा जाता है। पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव और पंचमेश का जन्म कुंडली के छठवें भाव में नीचा विलासी होना, उस पे सूर्य जैसे एक तरीके से देखें तो लालची ग्रह की दृष्टि कई बार पति के प्रेम को लालच से भर देने का काम करती है। पंचम भाव पे गुरु और मंगल की दृष्टि पेट को रोक देने वाली और कई बार नेत्रों में परेशानी और घाव, फोड़ा, फुंसी आदि इस तरीके की समस्याओं से व्यक्ति को जूझने वाला बना देते हैं। कृष्ण प्रतिपदा, ये चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और कृष्ण पक्ष के जन्मे होने से व्यक्ति को संतान में दिक्कत तो नहीं होती है, पर उसकी वाणी कई बार कठोर होने लगती है। कई बार गाली गलौज करने वाला या अपनी दबी जबान से लोगों की शिकायत पीछे करने वाला होता है। रेवती नक्षत्र, वस्तुतः यह नक्षत्र के क्रम में सबसे अंतिम नक्षत्र है। 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र है, जिसके अधिपति बुध देव हैं, पर इसके स्वामी जो देवता हैं वो पुषादेव हैं, है ना, पुषादेव, जिसको प्रसन्न करने के लिए दूध में बनी हुई खीर ब्राह्मण को अमावस्या के दिन या रविवार के दिन अर्पित करना चाहिए। अपने घर को शानदार, शुभ और बड़े ही सुगंधित इत्र से सदा शुभायमान और
एकदम बिल्कुल उसकी सुगंध से अपने घर को आच्छादित रखना चाहिए। इतना ही नहीं, पीपल के वृक्ष की जड़ को तेहरा करके, तिहरी मतलब उसको 3 बार ऐसे मोड़ करके अपनी दाहिनी भुजा में या बाईं भुजा में रविवार को बांधना चाहिए। ये बात मैंने रेवती नक्षत्र के बारे में बताया। इसके साथ साथ व्याघात योग ये व्यक्ति को परेशान करता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण एक तरफा विवाह कई बार होते देखा जाता है। कई बार विवाह में कुटुंबजनों का सहयोग नहीं मिलता, अकेले ही जीवन की समस्या को लेके जाना पड़ता है। ऐसी स्थितियां जन्म कुंडली में बन रही हैं। लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न में बैठना ये आयु संपन्न बनाएगा। और जन्म कुंडली के 7वें भाव पे लग्नेश का देख लेना व्यक्ति को निर्विवादी और कई बार उसको एक तरफा विजय मिल जाए ऐसा बना देने वाला हो जाता है। अभी इनकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है और ये राहु 2022 के अप्रैल में ही आए हैं, जहां आने से पहले पीछे जो मंगल की दशा रही उसमें दाम्पत्य को परेशान किया, क्योंकि सप्तमेश और द्वितीयेश होकर के मंगल इस कुंडली के लिए प्रधान मारक ग्रह और दूसरे अकारक ग्रह के रूप में तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति सामान्यतया कमजोर भाव के अधिपति होने के कारण व्यक्ति के जीवन में चुनौतियों को डालने का काम करते हैं। ऐसी अवस्था में कि 7वें भाव पे गुरु और शुक्र और बुध के साथ मंगल का प्रभाव पड़ेगा और इस भाव के ठीक पीछे शनि, राहु और चंद्रमा के कारण दाम्पत्य का उपभोग व्यक्ति के जीवन में कमजोर सा मिल रहा है। याद रखिए, सिद्धांत है, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में अगर उस भाव के ठीक पीछे विषदोष बन जाए, अगर किसी भी भाव के ठीक पीछे शनि, राहु, केतु, मंगल आदि का प्रभाव मजबूती से पड़ जाता हो, उस भाव का उपभोग आपके जीवन में कमजोर हो जाता है और आप फिर उसका सुख नगण्य, कमजोर या नाम के बराबर भोग पाते हैं। जन्म कुंडली के 7वें भाव के ठीक पीछे शनि, राहु, चंद्रमा ये ठीक नहीं होता है तो सारी की सारी चीजें तो ठीक दिख रही हैं भाई। जन्म कुंडली में 7वें भाव पे 3 शुभ ग्रह का प्रभाव है। 7वें भाव का अधिपति मित्र की राशि में मित्र के साथ 11वें भाव में बैठा है, तब तो विवाह खराब होना ही नहीं चाहिए था। तो काम क्या बिगाड़ रहे हैं यहां 7वें भाव के ठीक पीछे शनि, राहु और चंद्रमा। और जन्म कुंडली में 7वें भाव में, नमांसा कुंडली में 7वें भाव के अधिपति का उच्च का होना और विष दोष से प्रभावित हो जाना, इस कारण से विवाह का सुख व्यक्ति को मिलते मिलते ही कई बार वो कमजोर हो जाता है। और दूसरी बात कि जब मंगल की दशा चलती है तो व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी के मामले आ जाते हैं। वो राहु की दशा पर्यंत व्यक्ति को काफी हद तक व्यक्ति को परेशान भी करता रहता है। वैसे इस कुंडली में जब जो स्थिति 2024 के दिसंबर के बाद, जिसका प्रभाव अगस्त से मिलता देख रहा हूं, जहां व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, पर व्यक्ति को दुश्मनों के कारण उसके धन और आर्थिक पक्ष का नुकसान जीवन में उठाना भी पड़ता है, क्योंकि 6वें भाव के अधिपति 11वें भाव में, तृतीय भाव के अधिपति 11वें भाव में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी उसके साथ उसका सहयोग देने वाला नहीं होता है, तो व्यक्ति एकाकीपन में जीवित रहने को विवश हो जाता है। अब जरा गौर करिए तो इनकी कुंडली में जो ग्रहों का भावों से संबंध बना है उसमें लग्नेश का लग्न से ही बन गया, भाग्येश का लग्न से ही बन गया। लग्न और भाग का संयोग व्यक्ति को अति बुद्धिमान, यशस्वी, तेजस्वी, ज्ञानी, गुणी और कानून का जानकार बनाता है। कानून के जानकार कहने का अर्थ मेरा सिर्फ कानूनी विषय नहीं है, यहां आप किसी भी विषय में, धर्म के विषय में, राजनीति के विषय में, पढ़ाने के विषय में, किसी भी विषय में व्यक्ति कम से कम बहुत अच्छी जानकारी रखने वाला होता है। धन भाव के अधिपति का लाभ में जाना ये अतिरिक्त उत्तरोत्तर वृद्धि देने वाला धन योग बन जाएगा। धन के अधिपति अगर धन के कारक और लाभ भाव में बैठे हों तो इससे बढ़िया योग कोई भी नहीं बन सकता है। धनेश का लाभ भाव में जाना और धन भाव के अधिपति का वापस धन भाव को देख लेना, ये व्यक्ति को पैतृक संपत्ति, पूर्वजों का सुख, चरित्र का सुख, व्यवहार का सुख, ज्ञान का सुख, क्रिएटिविटी का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, इसके साथ वास्तु पुरुष का सुख, घर, जमीन, जायदाद, एनर्जी और वाणी में जो सारगर्भिता होती है उसका सुख देता है। अपनी दशा में व्यक्ति को धन और अपनी वाणी के प्रभावों की वृद्धि करने वाला हो जाता है। पराक्रम भाव के साथ साथ 6वें भाव के अधिपति होकर के दारिद्र दोष लगा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जिनकी दशा में कई बार व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी के मामले में और कई बार अपनी संपत्ति और अपने जो अपना उसका अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए उसको लड़ना पड़ता है।
विशेषतया उसको जीत तो मिलती है, पर उसमें कई बार बहुत विलंब से भी उसके काम बनते देखे जाते हैं, क्योंकि छठे भाव की स्थिति कमजोर हो रही है शनि राहु के कारण। विजेता तो व्यक्ति बनता है, पर विलंब का योग भी लग जाता है। पर तृतीय भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना इसे कमजोर नहीं कहते हैं। अगर तृतीय शुभ ग्रह हैं, एकादशवें भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा उतनी नहीं रहती है। कई बार उसका विचार ऐसा होता है कि मुझे बस इतना ही मिल जाए, मैं इतने में ही अपना भरण पोषण कर लूंगी, मुझे बस इतना अधिकार मेरा मिल जाए कि मैं अपने अधिकारों में ही अपने आप को अपनी सुरक्षा ढूंढ लूं। तो इस तरीके की मनोवृत्ति व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य को दर्शाती है। या कई बार आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होता, या बहुत ज़्यादा निर्दयी या कठोर नहीं होता है चीज़ों को लेकर के, अपने पराक्रम को लेकर के। कई बार उसको चीज़ें मिल रही हैं तो भी ठीक है, नहीं मिल रही हैं तो भी ठीक है, वो ऐसे भावों को विकसित करता है। साथ ही साथ तुला लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव चतुर्थ और पंचम के अधिपति होकर के छठे में बैठे हैं। जो यहाँ चतुर्थ भाव के अधिपति का छठे में बैठना ये नौकरी दर्शाता है। सूर्य से दृष्ट होने के कारण चतुर्थ भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति पे लाभेश सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, जिसमें व्यक्ति को माता के पक्ष से सदैव फायदा होता है। उसके मामा मामी नाना नानी ऐसे इन लोगों से व्यक्ति को फायदा होता है। और साथ ही साथ कई बार उसको उन लोगों से बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद भी मिलते देखी जाती है। सरकारी संपत्ति का लाभ होता है। सरकार से पूजनीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला, पर्यावरण हितैषी और श्रेष्ठ लोगों के साथ मैत्री करने वाला भी बना देते हैं। लेकिन पंचम भाव के अधिपति का शनि का राहु और चंद्रमा के साथ बैठना किसी भी शुभ ग्रह का उस पर कोई प्रभाव नहीं, इस कारण से। और न तो पंचम भाव पे किसी शुभ भाव के अधिपति की दृष्टि है, गुरु भी देख रहे हैं, तो ये अच्छे नहीं होते तुला लग्न के लिए। कोई भी ग्रह शुभग और पापक नहीं होता, ये बात याद रखिए। ग्रहों का कैटेगराइजेशन जो हुआ है हमारे आचार्यों ने किया है, वो निश्चित रूप से गुरु बुध शुक्र चंद्रमा को शुभग बताए उनकी प्रवृत्ति के कारण, उनके नेचर के कारण। पर वो ग्रह लग्न के आधार पे बदलते जाते हैं। जैसे तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव के अधिपति नहीं है, तो षष्ठेश जहां बैठेंगे उसको भी कष्ट देंगे, जहां देखेंगे उसको भी कष्ट देंगे। तो छठवें भाव के अधिपति हैं। सबसे पहले तो अगर ये यहाँ नहीं बैठे होते तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं बनती कि व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी में जाना पड़ता या विषम परिस्थितियों में जाना पड़ता। लेकिन ये इनके ही कारण बना, क्योंकि उनकी युति सप्तमेश और जन्म कुंडली के मारक ग्रह के साथ बन रही है। इस कारण से तो कोर्ट केस कचहरी किसके साथ होगा? पैतृक संपत्ति और दाम्पत्य को लेकर के, क्योंकि इसके ही साथ संबंधों में जब व्यक्ति की कुंडली जा रही है। और उसका जो मेहनत है, उसका जो पराक्रम है वो भी कमजोर है। और कई बार उसका जो प्रभाव है वो सामने वाले के दिमाग को बहुत ज़्यादा जो है वो संतुलित नहीं कर पाता है। मतलब मेरा प्रभाव ऐसा नहीं है कि मैं सामने वाले पे हावी हूँ या लोग मुझे गंभीरता से लें। इस तरीके का भी नेचर जन्म कुंडली के पंचमेश और षष्ठेश की युति ऐसे, या पंचमेश सप्तमेश का संबंध ऐसा दिखाने लगता है। सप्तम भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली के लिए मंगलदेव मारक होते हैं। यहाँ मित्र की राशि में बैठे हैं और यहाँ भी वर्गोत्तम होने के कारण व्यक्ति में साहस, बल, पराक्रम, शौर्य और तेज है। कारोबार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर के, संबंधों को लेकर के, साहस को लेकर के, क्रिएटिविटी को लेकर के, तिकड़म को लेकर के, जीवन में विपरीत परिस्थितियों को अपने सकारात्मक प्रभावों में बदलने को लेकर के, कितना भी निगेटिव है उसको अपने मेहनत से अपने पक्ष में लाने को लेकर के ये व्यक्ति के पास बहुत अच्छा संबंध बन जाता है। तो ये सब स्थितियां जन्म कुंडली में मंगल के वर्गोत्तम होने के कारण रहेगा। और व्यक्ति के अंदर शिक्षकीय गुण है, उसकी पहचान भले दूर तक नहीं है, पर वो उसके पास स्पष्टता है विचारों में, वाणी में और स्वभाव में। वो स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर तिकड़म और गंदी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा वो राजनीति करने वाला नहीं है, शिक्षकीय योगों से युक्त है। उसके पास योग बहुत सारे बने हैं, लाभ योग, धन योग, मालव्य योग, ये इस तरीके के योग बने हैं। सातवें भाव के बाद अष्टम भाव के भी अधिपति लग्नेश होते हैं, शुभग्रह हैं। इस वजह से यहाँ वो दोषयुक्त नहीं होंगे। यहाँ अष्टमेश शुक्र नहीं कहे जाएंगे, लग्नेश शुक्र कहे जाएंगे। मतलब शुक्र यहाँ लग्नेश होंगे, अष्टमेश कमजोर होंगे। मतलब अष्टम भाव के वो परिणाम में कमजोरी रहेगी। लेकिन अष्टमेश होते हैं, इस वजह से कई बार उनको थोड़ी बहुत परेशानी में जीवन में डालेंगे, पर व्यक्ति को विजेता भी बना देंगे। नवम भाव के अधिपति लग्न में धर्मशास्त्र और समाज शास्त्र को समझने वाला, राजनीति समझने वाला, पूजा पाठ, अनुभव, लोगों की समझ, समाज की समझ, ये सब व्यक्ति के पास बड़ा अद्भुत रहता है। दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में छठवें भाव में जाना
ये व्यक्ति के कारोबार को थोड़ी बहुत चिंताओं में लेके जाता है। कारोबार से व्यक्ति को चिंताएं मिलती हैं। और दशम भाव के अधिपति का छठे भाव में जाना व्यक्ति को ये कहता है कि अपने पिता का सहयोग प्राप्त करके आप अपने जीवन के विषम परिस्थितियों का सकारात्मक लाभ उठा सकते हैं। एकादशवें भाव की स्थिति में दाहक ग्रह की राशि का बनना और एकादशेश का द्वितीय भाव में जाना ये धन योग बनाएगा, विदेशों से, अपने जन्म स्थान से दूर रह करके। मैं कल मुंबई की कुंडली देख रहा था, आप लोगों को बताऊं, कल मैं मुंबई की कुंडली देख रहा था। उसमें सूर्य जो थे वो पंचम भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव में बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, मुझे किसी ज्योतिषी ने बताया कि आपकी कुंडली में पंचम भाव का अधिपति अपना व्यय कर रहा है, क्योंकि वो अपने पंचवें भाव से 12 में बैठा है। मैंने कहा ऐसे ज्योतिषियों से सावधान रहो। आजकल आप लोगों को बड़ा गंभीर बता दूं, आने वाले समय में ज्योतिषियों की स्थिति है इतनी नीचता को प्राप्त कर जाएगी कि वो कुछ भी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा माथा पटकेंगे। तो मैंने उनको कहा कि ज्योतिषी का नंबर है? तो बोले कि पंडित जी नहीं। मैंने कहा कि उनका नंबर है तो फोन लगाओ, मैं उनकी पैंट गिली करता हूं। कारण है क्योंकि आप गलत सिद्धांत जब बताएंगे तो इससे ज्योतिषी का नुकसान नहीं होता है, ज्योतिष शास्त्र का नुकसान होता है। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि ग्रह कौन सा भाव अपना व्यय करता है। सप्तमेश अगर छठे में बैठेंगे तो व्यय होगा। नवम भाव के अधिपति अगर आठवें में बैठेंगे तो इसका व्यय होगा नवम भाव का। अगर कोई कहे कि दशम भाव का अधिपति है, नवम में बैठ गया तो ये दशम भाव का व्यय कर रहा है, उसको इसका मतलब है कि ज्योतिष नहीं आती है। वही बात कि चतुर्थ के अगर पंचम के अधिपति चतुर्थ में बैठेंगे तो ये कभी अपने पंचम भाव का व्यय नहीं करते हैं। ये केंद्र त्रिकोण का संबंध होता है, यहां व्यय वाला सूत्र नहीं लगता है। व्यय का सूत्र चतुर्थ के अधिपति हैं, तीसरे में बैठ गए, ये व्यय का सूत्र लगेगा। लेकिन ये नहीं कि पंचम के अधिपति हैं, चतुर्थ में बैठ गए तो व्यय में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो केंद्र त्रिकोण का योग होता है, ये राजयोग बनाता है। ऐसे ज्योतिषियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो दूसरी बात है, यहां पे एकादशवें भाव में दाहक ग्रह की राशि का बनना और इस भाव के अधिपति का 12वें जाना अपने से धन में जाएगा। किसी भी भाव का अधिपति अपने से अगले घर में जाता है तो धन योग लगाता है। लेकिन गौर करिए, पंचम भाव के अधिपति जब छठवें भाव में जाएंगे तो धन योग नहीं लगेगा, क्योंकि ये अब दोष में जा रहे हैं। उसी तरीके से धन भाव के अधिपति जब तीसरे में जाएंगे तो ये धन योग नहीं लगेगा, ये दोष में जा रहे हैं। यहां पे धन योग लगेगा क्योंकि ये जन्म कुंडली में व्यक्ति को धन कहां से मिलेगा। यहां धनेश अगर तृतीय भाव में जाएंगे तो अपने मेहनत से धन कमाएगा, और यहां व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रह करके धन कमाएगा, है ना। लग्न के अधिपति अगर 12वें में जाएंगे तो ये व्यय योग होगा, इसे अवयोग कहते हैं। लेकिन लग्न के अधिपति अगर द्वितीय में जाएंगे तो ये व्यय नहीं करेंगे। धन के अधिपति अगर लग्न में आएंगे तो ये धन का व्यय नहीं करेंगे, ये धन योग लगाएंगे। ऐसे ये भावों का संबंध होता है। वो जो परिणाम मिलता है वो भावों से भावों के संबंध पे मिलता है। इस वजह से ये बहुत इत्मीनान से दिमाग में रखना होगा। दशमांशा कुंडली वृश्चिक के बनी है, जहां व्यक्ति का कर्म बहुत उज्जवल है और करियर को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। अगर कल को व्यक्ति चाहे तो अपना भी कारोबार करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग पे लेके आता हूं। हमें अपने व्यवहार को और ज्यादा कुशल बनाना है और इतना बनाना है कि हमारे व्यक्तित्व से सामने वाला प्रभावित हो। अपने आप को और भी मजबूत बनाना है, इच्छा शक्ति से, ज्ञान से, अनुभव से, धर्म से, वाद विवाद में जो भी बात हो वो बिल्कुल स्पष्ट कहने की शक्ति हमें विकसित करनी होगी, और वो स्वयं से होगा। यहाँ हमें धन की समस्या देखते भी बन रही है। यहाँ हमें पराक्रम तो खूब करना पड़ रहा है और व्यक्ति पराक्रमी है, लेकिन उसका सुख भी मिलेगा। मतलब इस कुंडली में चल अचल संपत्ति वगैरह का सुख भी बहुत अच्छा देख रहा हूँ, क्योंकि इस भाव से चौथे घर में, 10वें घर में शुक्र बुध बैठे हैं। इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो जन्म कुंडली में कम से कम एकादशवें भाव में बैठे हैं। तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य को बचाया जा सकता है, इसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन चूंकि उस भाव पे और पंचम भाव पे शनि मंगल का प्रभाव है, छठवें भाव पे शनि चंद्रमा मंगल का, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि के बाद 8वीं दृष्टि यहाँ है, तो राहु शनि मंगल चंद्रमा सबका प्रभाव छठे भाव से बन गया इस कारण से। और व्यक्ति के सूर्य कहाँ गए, जन्म कुंडली में 12 में, राहु केतु के संपर्क में, सूर्य के ऊपर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव आ गया। इस कारण से इस कुंडली को परेशानी मिल जाती है। एकादशवें भाव पे मंगल राहु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, 12वें भाव पे सूर्य केतु का प्रभाव, वहां पे पति पत्नी के बीच जो शारीरिक घर्षण होता है वो कमजोर हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद हमें अपने एजुकेशन पे, अपने बुद्धि पे काम करने की आवश्यकता है। जल्दबाजीपन में कोई निर्णय नहीं लेना है। साथ ही साथ नौकरी इस कुंडली की बहुत अच्छी है, व्यापार इस कुंडली का कमजोर है। इस कुंडली में भाग्य बहुत बढ़िया है, भाग्य भाव कमजोर नहीं है। इस वजह से व्यक्ति के पास धार्मिकता और बौद्धिकता, बड़ों का आदर और ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का भाव
सदैव ही रहेगा। और ये क्रम से कम व्यक्ति की कुंडली में गुरु और बुध की दशा में, शुक्र की दशा में व्यक्ति का धर्म पक्ष और भी ज्यादा उज्जवल होते देखा जाता है, जहां व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है, बड़ों का सम्मान करता भी है। इसके साथ साथ ये इतनी सारी चीजें, इस कुंडली के लिए शुभ अंक मैं बता दूं तो 8 रहेगा, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा या नीला। उपाय के तौर पे अगर कोई भी शुभ कार्य करना हो तो बुध का अंतर और शुक्र का अंतर आपको लाभदायक बना सकता है। पर मंगल की दशा के साथ गुरु की दशा इस कुंडली को परेशान करने वाली हो रही है, जो धन और जन, साथ ही साथ आपकी नियमित दिनचर्या और आपके प्रत्येक दिन को खराब कर रही है। सूर्य 12वें है और शुक्र के ऊपर जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में नेत्रों की समस्या और कई बार पाचन तंत्र, हालांकि आयु पक्ष इस कुंडली का बहुत अच्छा देख रहा हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं बन रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हमें अभी की स्थिति के आधार पे अभी कम से कम 2024 के दिसंबर तक बहुत सावधान रह करके, उसके बाद 2027 के 5वें महीने तक बहुत अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे राहु हमारे पक्ष में निर्णय कर रहे हैं और हमें स्टैब्लिशमेंट भी दे रहे हैं। इस कुंडली में अभी लाजवर्त, गणेश चतुर्थी का व्रत और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष के पास जाकर के दीपक जलाना बहुत आवश्यक होगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ इस कुंडली को बहुत बल देगा। इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी प्रत्येक दिन 3 बार आवश्यक रूप से करना चाहिए। इस कुंडली के लिए नक्षत्र स्वाति, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, हस्त, मृगशीरा, रेवती और उत्तरा भाद्रपद, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मृगशीरा नक्षत्र इस कुंडली के लिए बहुत उत्तम फलदायी होने वाला है। दशमांसा कुंडली में लग्न और दशम के अधिपति मंगल और सूर्य बनते हैं और ये मंगल उच्च के और सूर्य लग्न में। इस वजह से व्यक्ति का करियर वाला जो परसेप्शन है वो बहुत अच्छा है। करियर वाला प्रोस्पेक्ट बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, मैं उसमें खराबी नहीं देख रहा हूं। इस कुंडली में बल जो मिलेगा वो 2027 के 5वें महीने के बाद, 2030 के बाद, बहुत अच्छी दशा 2033 से 36 तक, फिर थोड़ी बहुत कठिनता स्वास्थ्य के मामले में 2036, 37 और 39, ये स्वास्थ्य को परेशान करने वाली दशाएं रहेंगी। अभी फिलहाल नीली भी धारण किया जा सकता है, लाजवर्त भी धारण किया जा सकता है। इस कुंडली में संतान के पक्ष को कमजोरी, संतान को दूर जाते हुए देख रहा हूं, इस वजह से संतति को बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। दाम्पत्य किसी दूसरे के प्रभाव के कारण कई बार कमजोर हो रहा है, इस वजह से परेशानी बन रही है। अभी ये परेशानी 2024 के दिसंबर तक रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।